Hello everyone, welcome back to my channel Doubt Pro Buddy, your study buddies. Today we are going to study English chapter 1 from Hornbill book, that is Portrait of a Lady, and we are going to finish this in one shot. So without wasting your time, let's get started. But before that, I want to request you, if you are new on my channel, please do subscribe. So let's get started. NCERT क्लास 11 चैप्टर 1 इन वन शॉट। तो हमारे इस पहले चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड दैट इज ओरिजिनली रिटन बाय खुशवंत सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स और इन वन शॉट इससे भी, जो कि 15 मिनट 10 से 15 मिनट में ही पूरा चैप्टर आपका कवर करा दूंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। बट सबसे पहले एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं वो डाल दूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर को समझते हैं। सो हियर आई एम बिगनिंग द लेसन। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman। मतलब यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं मेरी दादी माँ, यानी जैसे कि सबकी दादी माँ होती है ना, एक बूढ़ी औरत। She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरी दादी माँ हैं वो बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ गई हैं जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ। People said that she had once been young and pretty and even had a husband, but that was hard to believe। तो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि मतलब खुशवंत कह रहे हैं कि लोग भी कभी कहा करते थे उनसे, लोग बताते थे कि वो भी कभी सुंदर और जवान हुआ करती थी और उनका भी एक पति था। और यहाँ पे ये ऑथर कह रहे हैं कि ये यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। और यहाँ एक और से ये स्टोरी का काफ़ी ज़्यादा हिलेरियस पार्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे खुशवंत काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं और वो ये यकीन बिल्कुल नहीं कर रहे कि भाई ग्रैंड मदर कभी सुंदर भी हुआ कर रही होंगी या उनके कोई पति भी हुआ करते थे। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक मैंटल पीस का यहाँ पे मतलब है कोई भी ऐसा रूम जहाँ पे गेस्ट लोग आते हों और वहाँ पे कोई ऐसा एरिया बना हो जहाँ पे फायरवुड को बर्न किया जाता हो, कई जगह उसे भी मैंटल पीस कहते हैं। तो उसी के ऊपर एक पोर्ट्रेट लगा था, वो उसके ग्रैंडफादर का था जो कि मैंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में लगा हुआ था। और वो डिस्क्राइब कर रहा है उस पोर्ट्रेट के बारे में और वो कह रहा है ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी है और लूज फिटिंग क्लोथ्स भी पहने हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old। यहाँ पे खुशवंत कह रहे हैं कि उनकी जो छाती है, जो चेस्ट है, वो पूरा उनका बियर्ड यानी उनकी दाढ़ी से ही कवर्ड है। और वो आगे कहते हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि वो कम से कम 100 साल से या उससे ऊपर के तो होंगे ही। ठीक है, फिर वो आगे कह रहा है ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ ऑफ और चिल्ड्रन। उनको देख के ऐसा लगता नहीं था कि उनके कभी कोई बीवी या बच्चे हुआ करेंगे। ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनको देख के ऐसा लगता था कि उनके सिर्फ नाते या पोती पोतियाँ ही होंगे। ठीक है, सो एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। तो जैसा कि अभी पहले ही डिस्क्राइब किया कि लोग कहा करते थे कि वो कभी ऐसे भी सुंदर हुआ करती थी, पर ऑथर बिल्कुल नहीं बिलीव कर रहा था और ये थॉट एकदम रिवॉल्ट में था, एक रिवॉल्टिंग थॉट था। ठीक है, जो कि एकदम कॉन्ट्रास्ट ला रहा था। फिर शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। फिर दादी माँ जो हैं इनको बताती हैं कि वो अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd and undignified on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। तो यहाँ पे जो ऑथर हैं वो अपनी दादी माँ से फेबल्स ऑफ प्रॉफिट्स की तरह तरह की कहानियाँ सुनते रहते थे और जैसे जैसे वो खेल बताती थी ना कि वो जो खेला करती थी, पर उसमें उनकी कोई ज़्यादा रुचि नहीं आती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट
एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब ये देखो, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे ग्रैंड मदर का एक फिजिकल अपीयरेंस डिस्क्राइब हो रहा है और वो कह रहे हैं कि जो ग्रैंड मदर हैं वो छोटी हैं और थोड़ी सी मोटी और थोड़ी सी स्लाइड बेंट है। स्लाइड बेंट का मतलब जो बूढ़े लोग हैं ना, थोड़ा कमर पे हाथ रख के थोड़ा झुक जाते हैं, टाइप ऑफ दैट। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ wrinkles रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका पूरा चेहरा झुर्रियों से बढ़ गया था। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। जब से, ये पहले, ये कोई नई बात नहीं थी, ये जब से हमने उन्हें देखा था तब से ऐसे ही वो दिखती थी। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, एकदम भयानक तरीके से, बहुत ही टेरेबल तरीके से वो ओल्ड लगती थी। दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि उससे ज़्यादा तो वो बूढ़ी लग ही नहीं सकती हैं। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और ऐसा लगता था कि वो 20 सालों से ही ऐसी हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर हुआ ही नहीं करती थी और ना कभी हुई होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, पर वो हमेशा से थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो पूरे हाउस में इधर से उधर अगर थोड़ा बहुत टहलती भी थी तो एक वाइट, स्पॉटलेस वाइट, मतलब प्योर वाइट ड्रेस में, सूट में रहा करती होंगी और अपनी कमर पे एक हाथ रख के अपने स्टूप को बैलेंस करती थी, अपने बॉडी को बैलेंस करती थी वेस्ट पे, कमर पे ऐसे हाथ रख के। जो बूढ़े लोग, जब वो क्या है ना, यहाँ पे देखो, फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो थोड़ा सा झुकी हुई थी क्योंकि ओल्ड एज आते आते ऐसे होने लगता है। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट वन, बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी। तो एक हाथ पे वो अपना एक कमर पे तो वो अपना हाथ रखती थी और दूसरे हाथ से वो मालाओं का जाप करती थी, ठीक है, बीट्स ऑफ हर रोजरी, तो कोई माला लेकर के उससे जाप करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। तो हमेशा से ही अपने मन ही मन में इनऑडिबल, जो किसी को सुनाई ना दे, ठीक है, हमेशा उनका जो बीट्स था वो चैंटिंग में ही जाता था, ठीक है। और उनका जो फेस था ना, वो काफ़ी ज़्यादा हल्का पीलापन जो होता है फेस में, हल्का पीलापन था और पकर्ड फेस, थोड़ा सा पुचका हुआ, क्योंकि जैसा कि डिस्क्राइब किया है कि उनके फेस पे काफ़ी ज़्यादा क्रिस क्रॉस थे ओल्ड एज की वजह से, ठीक है। और उनके जो लिप्स थे, उनके जो होठ थे, वो इनऑडिबल प्रेयर्स यानी चैंटिंग में, जो किसी को सुनाई ना दे, उसमें बिजी रहते थे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स and expanse of pure white serenity, breathing pace and contentment। हाँ, तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि जैसे किसी विंटर लैंडस्केप में, जहाँ पे पहाड़ होते हैं, जहाँ पे एक असीम शांति का अनुभव होता है, वहाँ पे एक अद्भुत प्रकार की, जैसे आप कहीं मेडिटेट करने जाओ ना पहाड़ों में, तो आपको एक अलग सी शांति, अगर आप कहीं पहाड़ों पे घूमने जाओ तो आपको एक अलग से एक शांति मिलती है, वैसा ही उनको देख के लगता था। वो एक एग्जाम्पल थी, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल थी सेरेनिटी का, बहुत ही प्योर एग्जाम्पल थी। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ से असली पार्ट ऑफ द स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है, मैं और मेरी दादी माँ बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा, जो उनके पेरेंट्स थे, वो इन्हें छोड़कर चले जाते हैं शहर में रहने के लिए। इसका मतलब किसी वर्कआउट से गए होंगे, कोई नौकरी खोजने गए होंगे, तो इसी बहाने इनकी दादी माँ और ये दोनों कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए साथ रह गए। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल। अब इनकी दादी माँ इनको सवेरे सवेरे उठाती थी और इनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटस सिंग सॉन्ग वाइल शी bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि वो मेरे को डेली सुबह उठा देती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी, और वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर्स काफ़ी सुरीली आवाज़ में गाया करती थी जब वो मुझे नहलाती थी, जब वो मुझे ड्रेसअप करती थी, और वो इसी आशा में रहती थी कि मैं भी उसे सुनूं और उसको हृदय से सुनूं और उसको याद भी करूं।
अब यहाँ पे ऑथर कह रहा है आई लिसनड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। कहता मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद थी, बट कभी उसको याद करने की कोशिश नहीं करता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चॉक। फिर वो मेरी एक जो वुडन स्लेट थी, एक लकड़ी की स्लेट थी, वो उसको लेती थी और उसको अच्छे से धो करके उसको प्लास्टर करती थी येलो चॉक से। अ टाइनी अर्थन इंक पॉट, और वो एक मिट्टी का इंक पॉट, मिट्टी से बना हुआ एक पॉट लेती थी जिसमें इंक भरी हुई होती थी, एंड अ रेड पेन, और एक रेड पेन लेती थी, टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो अब ब्रेकफास्ट में वो उसे क्या देती थी, एक मोटी सी स्टेल चपाती, मतलब बासी चपाती, बासी रोटी देती थी, और उसके ऊपर क्या स्प्रेड करती थी, हल्का सा बटर और शुगर उसके ऊपर स्प्रेड करती थी, और तब वो लोग स्कूल के लिए निकल पड़ते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर फॉर विलेज डॉग्स, और जो बाकी की बची हुई रोटियां थी वो क्या करती थी, विलेज डॉग्स के लिए, मतलब गांव के कुत्तों के लिए, उनको देने के लिए, फीड कराने के लिए ले जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जो मेरा स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था, मतलब टेम्पल के पास ही में था, मतलब टेम्पल स्कूल के आसपास ही होगा, उसके बगल में ही अटैच्ड होगा। द प्रीस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. अब वहाँ पे कुशवंत क्या सीखते थे, प्रीस्ट उनको अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। while the children sat in rows on either side of veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus। मतलब एक ग्रुप में वो लोग अल्फ़ाबेट या प्रेयर को गाया करते थे रोज में बैठ करके, मतलब कॉलम्स रोज जो होती हैं ना, जैसे स्कूल में रोज होती हैं वैसे ही रो बना के बैठते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी दादी माँ वहाँ मंदिर में अंदर बैठ के ग्रंथ पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम लोग अपना अपना काम ख़त्म कर लेते थे, we would walk back together, तो हम लोग एक साथ घर के लिए रवाना होते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door, और इसी समय पे हम लोग को मंदिर के द्वार पे, ठीक है, at the टेम्पल डोर, उसी पे हमको वो विलेज डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स मिल जाते थे। टाइप ऑफ दैट दे फॉलोड अस टू होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। तो वो इसी चक्कर में रहते थे, ग्राउल करते थे, मतलब ये ग्राउलिंग इज द साउंड, ओके, एंड फाइटिंग, ग्राउलिंग इज द साउंड ऑफ डॉग, तो वो लोग ग्राउल करते थे, फाइट करते थे स्टेल चपातीज के लिए जो ये लोग उनको फीड कराते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. तो जब ये फाइनली इनके पेरेंट्स सेटल हो गए तो इनको बुलावा भेज दिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप। वो इनकी दोस्ती में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ा ये टर्निंग पॉइंट उनकी स्टोरी में था, ठीक है, इनकी फ्रेंडशिप में था। ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, जबकि ये लोग एक ही रूम में रहते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। इनकी दादी माँ जैसा कि गांव में इनको छोड़ने जाती थी, पर अब ऐसा नहीं होता था, अब इनकी दादी माँ इनको अब कोई स्कूल नहीं छोड़ने जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब क्या थे, ऑथर जो थे एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगे। यस, सिटी में एक इंग्लिश स्कूल हुआ करता था, अब वो वहाँ जाने लगे। किससे जाने लगे, मोटर बस आती थी उनको लेने। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब वहाँ पे कोई भी डॉग्स नहीं होते थे। And she took feeding sparrows in the courtyard of our city house। अब वो क्या करती थी, अपने कोर्ट यार्ड में, अपने आंगन या बरामदे में ही जितनी भी स्पैरोज थी, जितनी भी गौरैया थी, उनको वो फीड करवाती थी क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट डॉग्स नहीं थे। As the years rolled by, we saw less of each other। जैसे जैसे समय, जैसे जैसे साल बीतते गए, हम लोग एक दूसरे को देखना, मतलब एक दूसरे से बात करना, मिलना जुलना बहुत कम होने लगा, मतलब एक गैप होने लगा। For some time she continued to wake me up and get me ready for the school। कभी कभार वो उनको उठा देती थी और उनको स्कूल के लिए तैयार कर देती थी।
When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. जब मैं कभी कभार स्कूल से वापस आता था, मतलब अक्सर ही स्कूल से जब वो वापस आता था तो वो उनसे पूछती थी कि आज उनके शिक्षक या शिक्षिका ने उनको क्या पढ़ाया है स्कूल में. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, ये उनको इंग्लिश के वर्ड्स बताते थे, एंड लिटिल ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, कुछ वेस्टर्न साइंस लर्निंग के बारे में जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्कमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा. दिस मेड हर अनहैप्पी, और वो इनको उदास कर देता था जब ये सब सुनती थी. शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वो इनको इनके लेसन्स में, इनके पाठ में बिल्कुल भी सहायता नहीं कर पाती थी, बिल्कुल हेल्प नहीं मिल पाती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे taught एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड. मतलब वो जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा था इंग्लिश स्कूल में, वो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. ठीक है, और वो इन सब पे यकीन नहीं करती थी, और इसी वजह से वो स्ट्रेस में चली गई. दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, मतलब ऐसा स्कूल जिसमें ना तो गॉड के बारे में और ना ही स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ाया जा रहा हो. वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स. एक दिन ऑथर ने कहा कि हमें म्यूजिक का भी पार्ट पढ़ाया जा रहा है, मतलब म्यूजिक के लेसन्स दिए जा रहे हैं. शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, अब तो वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. टू हर म्यूजिक हैड lewd associations. It was the monopoly of harlots and beggars and not mean for gentle folk. मतलब उसमें कोई सुरताल नहीं था. दैट वॉज ओनली मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स, मतलब ऐसा जिसमें कोई ताल ही नहीं है, कोई सुर नहीं है. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ड डिसअप्रूवल. उन्होंने कुछ नहीं बोला, पर उससे ये साफ स्पष्ट हो रहा था कि उनको, उनके लिए ये सब ठीक नहीं था. ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये काफ़ी चिंता का विषय हो गया था. शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, और उसके बाद तो बहुत ही रेयर केसेस में ही उनसे बात करती थी, बहुत कम, बहुत कम. वेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब ये यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए गए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तब इनको अलग से कमरा दे दिया गया. अब देखो कितना टर्निंग पॉइंट आ गया. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब तो और दूरी बढ़ गई इनकी दोस्ती की. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, उन्होंने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया विदाउट एनी कंप्लेन. ठीक है, उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, किसी से कोई शिकायत नहीं करी, कोई शिकायत नहीं करी कि हाँ भाई कि क्योंकि मेरे को कोई इतना समय क्यों नहीं दे रहा, कोई शिकायत नहीं करी उन्होंने. उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया. शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन. शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टॉक टू एनीवन, वो दिन भर स्पिनिंग व्हील पे ही अपना टाइम स्पेंड करती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर स्पिनिंग व्हील एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. मतलब वही स्पिनिंग व्हील पे अपना टाइम स्पेंड करके अपनी इनऑडिबल रिसाइटिंग प्रेयर्स करते हुए. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज, खाली दोपहर के समय स्पैरोज को खाना खिलाने के लिए ही वो थोड़ा सा उसी बहाने रिलैक्स कर लेती थी. वाइल शी सैट इन द वरांदा, बरामदे में, ब्रेकिंग द ब्रेड इंटू लिटिल बिट्स, ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बडाल्म ऑफ चिरोपिंग्स. मतलब जब जैसे ही वो ब्रेड के टुकड़ों को फेंकती थी उस बरामदे में, तो ढेर सारी, कम से कम ढेर सारी चिड़िया वहाँ पे आती थी. और वहाँ पे जैसे चिरोपिंग्स, चिरोपिंग्स ये बर्ड्स की ही साउंड है, जैसे बर्ड्स एक साउंड निकालती हैं, तो वैसे ही वहाँ पे ग्रैंड मदर के पास वो आ जाती थी. सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, कुछ उनके पैरों के पास, अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके कंधों के पास. सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सर पे भी आके बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड, वो हंस देती थी और खुश हो जाती थी. बट नेवर शूड देम अवे, पर कभी भी उनको शू नहीं करती थी, मतलब उड़ाती नहीं थी. हाँ कि चलो अगर उनके सर पे बैठ गया तो उसको उड़ा दिया, नहीं. शी वॉज वेरी मच अ काइंड एंड जेंटल लेडी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. तो वो उनके पूरे दिन का जो ये आधा घंटा, ये जो दोपहर का आधा घंटा था, ये सबसे ज़्यादा प्रेशियस, सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट डे का पार्ट होता था उनके पूरे दिन का, जिसमें उन्हें सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती थी.
When I decided to go abroad for further studies, जब वो और आगे पढ़ाई के लिए जाना चाहा, I was sure my grandmother would be upset. तो अब यहाँ पे खुशवंत ने सोचा जब मैं आगे पढ़ाई करने जाऊँगा तब पक्का मेरी दादी बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगी. I would be away for 5 years और ये उनसे 5 साल के लिए और दूर रहने वाला था अपनी abroad studies आगे की पढ़ाई के लिए. And at her age one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. वो थोड़ा भी भावुक नहीं हुई. जब वो जा रहे थे अगले 5 सालों के लिए अपनी आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन. वो उसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आ गई, ये देखो भाई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, बिल्कुल इमोशनल नहीं हुई, बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं हुई कि हाँ बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, रोने लगी, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं दिखाया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर. वो अब भी अपनी प्रेयर्स में बिजी थी. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनका जो पूरा दिमाग था वो पूर्ण रूप से अपनी प्रार्थना के प्रति समर्पित था, अभी खोया ही हुआ था प्रेयर्स में ही. हर फिंगर्स वर बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी. वो अभी भी अपनी मालाओं का जाप कर रही थी. साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड. धीरे से उन्होंने मेरे माथे को चूमा. एंड वेन आई लेफ्ट, जब वो वहाँ से निकला, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज पर हैव्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. तो उसे एक खुशी मिली कि ये उनके बीच का लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट था जो एक आखिरी निशानी के रूप में उसको याद दिलाता रहा. बट दैट वॉज नॉट सो. पर अभी सिर्फ इतना ही नहीं था. आफ्टर 5 years आई केम बैक होम. अगले 5 साल बाद मैं घर वापस आया. एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. फिर से वो अपनी दादी माँ से स्टेशन पे मिला. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. वो बिल्कुल भी ओल्डर नहीं लग रही थी, बिल्कुल भी और बूढ़ी नहीं लग रही थी. जैसे वो पहले थी आज भी वो वैसे ही लग रही थी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. उनके पास अभी भी बात करने के लिए कोई समय नहीं था. एंड वाइल शी क्लास्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स. मतलब उन्होंने जब वो आया होगा तो उसको अपने गले से लगाया होगा, तब भी खुशवंत को उनके प्रेयर्स की आवाज़ की ही सुनाई दे रही थी. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जिस दिन वो आया था पहले दिन 5 साल बाद, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवोलस रिव्यूज. मतलब जिस दिन वो आया उस दिन उसने देखा कि अभी भी उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट्स उनके स्पैरोज के ही साथ जाते हैं. जो उनके पूरे दिन का बेस्ट पार्ट था, हैप्पीएस्ट पार्ट था आफ्टरनून में जब वो ब्रेक लेती थी. दैट वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर फॉर हर. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शाम के समय एक बड़ा ही बदलाव आया उनके अंदर. शी डिड नॉट प्रे. उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं करी. शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड. उन्होंने गली मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. उन्होंने एक पुराना ढोलक लिया और उसी को बजा करके गाने लगी. फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated ड्रम. तो बहुत देरी तक, बहुत कई घंटों तक वो उस सैगिंग स्किन मतलब सिकुड़े हुए ढोलक को वो पीटने लगी. मतलब कुछ ढोलक जैसे सिकुड़ नहीं जाते हैं वैसे ही वो उसको पीटने लगी. ठीक है, और उसी पे गाना गाने लगी. ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जैसे कि योद्धा, मतलब जैसे कि आर्मी आती है ना, अपने आर्मी वाले जब अपने घर को वापस आते हैं वो वाले गाने वो गाने लगी. होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जब भी कोई एक योद्धा अपने घर को वापस आता है तो उसी की खुशी में वो गीत गाने लगी. वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग. उनके हाथ लाल ना पड़ जाए, सुन ना पड़ जाए, उनकी कहीं तबीयत ना खराब हो जाए, तो उन्हें मना करने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. तो वो ज़िंदगी में ऐसा पहला दिन, खुशवंत कह रहे हैं, ऐसा दिन आया था कि पहली बार उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्रेयर नहीं करी थी. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगले दिन वो बीमार पड़ गई. अब देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का, इसलिए ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. अगले दिन डॉक्टर को बुलाया गया जब वो बीमार पड़ गई और डॉक्टर ने बोला इनको हल्का सा फीवर आया है और थोड़े या कुछ दिनों में चला भी जाएगा,
उन्होंने ऐसा कहा, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं थी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, पर मेरी ग्रैंड मदर ने थोड़ा सा डिफरेंट लिया इसको। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने कहा कि अब उनका अंत यानी उनकी मृत्यु अब करीब है। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे। अब उन्होंने, जैसा कि उनको थोड़ा डिफरेंट लगा वो कहीं कि उनका अंत समय अब आ गया है, तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया किसी से बात करने में। उन्होंने अपनी बीड्स ऑफ रोजरी ली और अपने लग गई अपने माला जाप में। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो किसी से भी बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हैं, वो अपने प्रार्थना के प्रति समर्पित रहती हैं। वी प्रोटेस्टेड, इन लोगों ने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, पर उन्होंने सीधे सीधे नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वो अभी भी शांतिपूर्वक बिस्तर पे लेट करके अपनी प्रार्थना कर रही थी अपनी बीट्स की मदद से। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हम कुछ कह पाते या कुछ अनुमान लगा पाते या कुछ सोच ही पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। जैसा कि ये लोग कुछ सोच पाते, तब तक उनकी जो चांटिंग्स थी, जो वो चांट कर रही थी विद द हेल्प ऑफ रोजरीज, बीट्स ऑफ रोजरी, तब तक उनके होठ रुक गए और जो उनके माला थी जो जिससे वो जाप कर रही थी, वो उनकी लाइफलेस फिंगर्स, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं रही, जिसके अंदर लाइफ ही ना हो, जो जीवन ही ना रहे, तो उसी निर्जीव जीवन के हाथ से ही छूट करके गिर गई। मतलब अब वो, नाउ शी वॉज डेड, शी वॉज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, वो अब मर चुकी थी। ठीक है, सो उनके हाथ से वो माला छूट करके गिर गई। अ पीसफुल pallor spread on her face and we knew that she was dead। तो एक अजीब सा, एक शांतिपूर्ण पीलापन उनके पूरे चेहरे पे स्प्रेड हो गया, फैल गया, और इन्हें ये अनुमान और इन्हें ये ज्ञात भी हो गया था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। We lifted her off the bed and, as in customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud। तो फिर इनको बेड से नीचे उतारा गया, जैसा कि अंतिम संस्कार में किया जाता है। इनको एक रेड श्राउड से नीचे एक चटाई बिछा करके रेड श्राउड से कवर किया गया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ माउर्निंग, माउर्निंग मतलब शोक विलाप, जब कोई व्यक्ति, एक फनरल होता है ना अंतिम संस्कार उस समय। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ माउर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फनरल। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड। उनको दफनाने के लिए उनके लिए स्ट्रेचर लेके गए, जिससे उनको उठाया जा सके और बाद में उनको बरीड किया जा सके। ठीक है, तो वो लोग गए इवनिंग में उनके रूम में। द सन वॉज सेटिंग, सूरज ढल रहा था, एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, ये लोग कोर्ट यार्ड में ही रुक गए, आधे ही रास्ते में। ऑल ओवर द वेरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, जहाँ पे ये इनको लिटाया गया था मरे हुए अवस्था में, तो ये वहीं पे थी अपने रूम में। ठीक है, तो जहाँ पे इनको रेड श्राउड से कवर किया गया था, तो वहाँ पे अचानक से ये देखा गया कि thousands of sparrows sat scattered on the floor, तो उसी ज़मीन पे हज़ारों, सौ की संख्या में गौरैया बैठी हुई हैं उनके श्राउड, उनके मृत शरीर के पास। देयर वॉज नो चिरुपिंग, वहाँ पे कोई, मतलब एक कहते हैं ना शांति, एक विलापपूर्ण आवाज़ जो होती है जानवर भी समझ लेते हैं, तो वो एक और से शोक मना रहे थे। देयर वॉज नो चिरुपिंग, उनकी कोई चहचहाहट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम, हमें उन बर्ड्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था, और मेरी माता जी ने उनके लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े भी ला करके उनके सामने ला के डाल दिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि मेरी दादी माँ करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और वैसे ही उनके सामने ला के रख दिया उनको, मतलब दे दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द बेड, तो वहाँ पे स्पैरोज ने ये नोटिस नहीं किया कि उनके आगे खाना रखा है, ब्रेड रखा है कि हाँ खा लो, नहीं। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, जैसे ही उन्होंने अपने दादी के शरीर को उठाया,
अपने लास्ट फनरल के लिए। दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, जितनी भी बर्ड्स थीं उनके श्राउड के आसपास बैठी थी वो वहाँ से शांतिपूर्वक उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। तो अगली सुबह जो वहाँ पे झाड़ू लगाने वाले होते हैं स्वीपर, उन्होंने जितने भी ब्रेड क्रम्स जो कि उनकी मम्मी ने फेंका था बर्ड्स को फीड कराने के लिए, वो सब स्वीपर उसको डस्टबिन में फेंक देता है। सो ये था पूरी कहानी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। दिस वॉज a very beautiful chapter, and this is one of the most amazing chapter and my favorite too. So thank you so much for studying with this channel, and I hope so do subscribe my channel Doubt Pro Buddy. Till then, thank you so much and have a great day. Thank you everyone.